बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ ख़िताब पे ख़िताब किए जा रहे हैं। अभी इलेक्शन शेड्यूल तो नहीं आया, लेकिन लगता यूँ ही है कि मियां साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। देखें कराम मुगल साहब, मियाँ साहब के सामने ना इस वक्त कुछ परेशान कुन रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अच्छा। और उन रिपोर्ट्स को देखते हुए मुझे ये लगता है कि एक पॉलिसी शिफ्ट, एक छोटी मोटी तब्दीली, लेकिन ये बराए नाम तब्दीली है। सही। ये जैसे कहते हैं ना कि वो ऑन द फेस ऑफ इट, राइट। के सामने दिखावे के लिए एक बड़ी शिफ्ट जो है वो मियाँ साहब लेकर आ रहे हैं। और वो शिफ्ट लाते हुए 9 दिसंबर को मियाँ साहब ने अचानक मीठा जो है ना वो थोड़ा सा तेज़ कर दिया। वो मीठे तेज़ की कहानी भी, और बड़ा हैरान कुन एक उनका स्टेटमेंट। और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक बात ऐसी भी फरमाई कि वो कोई भिजवा देना अगर चीन के सदर शी जिनपिंग को, जी। तो आई वुड लव टू सी के, जाहिर है कि वो पब्लिकली तो कोई रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन डिप्लोमेटिकली कुछ पता चले कि वहाँ से क्या गुफ्तगू हो रही है। या वैसे जब आप मीठा तेज़ करते हैं, मीठा तेज़ तो समझते हैं। हाँ, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए जो सच से बहुत आगे स्पीड निकल हाँ जाती नहीं, जब वो हम छोटे होते थे तो हम कहते थे यार कम छोड़ो, लपेटी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। हाँ नहीं, लपेटी नहीं जा रही ना लपेटने में मुश्किल हो रही है। लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कि जो फैसल वावड़ा साहब हैं उनका कोई उधार देना है मियाँ साहब ने? नहीं, उनकी जमात के लोगों ने कोई पैसे पकड़े हुए हैं, पैसे देने हैं उनके? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ऐसा लगता तो नहीं है। अच्छा, वो जवाब नहीं देते इनको, अच्छा। फैसल वावड़ा साहब को। फैसल वावड़ा साहब जो है वो गुज़श्ता कुछ वक्त से जो है ना जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं मियाँ साहब और उनकी जमात के मुतल्लिक, उसका लुब्बे लुबाब या हासिल हसूल ये है कि मियाँ साहब जो हैं उनके दांत निकाल दिए गए हैं। अच्छा। ही इज़ अ टूथलेस लायन, सर्कस का शेर जो सिर्फ शोशा के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए घुमा फिरा के इस्तेमाल होता है, और वो हार्म नहीं कर सकता। उसमें जो असल शेरों वाली क्वालिटी है वो बरकरार नहीं रहती, सुधाया हुआ, सही। ट्रेंड। तो ये नून लीग वाले भीगी बिल्ली बन जाते हैं उनके सामने। जब वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, नून लीग वाले जवाब नहीं देते, खामोश हो जाते। हाँ, अब जो 9 दिसंबर की तकरीर है ना मियाँ साहब की, उससे ये जुड़ा हुआ मामला है। और जो चाइना वाला है वो भी हम उसमें स्पेसिफिकली जो है वो उसमें आपके सामने कुछ मैं फैक्ट्स रखूँगा। मियाँ साहब ने की तकरीर। जी। अच्छा, वो 21 अक्टूबर के बाद अब दबाव बढ़ रहा था, हर चैनल पे टॉक शोज़ में नून लीग के लोगों से सवाल होता है, भाई आप जलसा क्यों नहीं कर रहे, आप खिताब क्यों नहीं कर रहे, आप मीडिया को फेस क्यों नहीं कर रहे, आपके लोग कहाँ गायब हैं, आपका पब्लिक रीच आउट कहाँ है? सही। मियाँ साहब के सामने जो इस वक्त रिपोर्ट्स मौजूद है ना वो हैं बड़ी परेशान कुन। वो इस वक्त एक तो वो है जो मीडिया कर रहा है, अदरवाइज भी रिपोर्ट्स हो रही हैं। हालांकि स्पेस पूरी की पूरी इनके पास है मीडिया पे। हाँ, तो ये अपनी भी जो है वो असेसमेंट्स कर रहे हैं। और उन असेसमेंट्स में मियाँ साहब को ये तो नज़र आ गया ना कि पार्टी तो बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, मतलब पार्टी जहाँ पे खड़ी हुई थी 2022 जनवरी फरवरी का महीना, आप खुद याद कर लें जी। कि अपने पीक पे थे मियाँ साहब, और वहाँ से किस डिप के ऊपर किस लो पर आ गए हैं। तो फिर वो सुनते हैं, वो पढ़ लेते होंगे या उनको कोई पढ़ के बता देता होगा कि इम्तियाज़ आलम ये लिख रहे हैं, जी। नुसरत जावेद ये कह रहे हैं, सोहेल वड़ाइच ये कह रहे हैं, मुनीर फारूक ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है। और यार अगर आपको आमिर इलियास राना का अगर तबसरा ये है कि अगर पीटीआई का वोटर निकल आया तो पीटीआई को नहीं रोका जा सकता 8 फरवरी को, तो मियाँ साहब को तो जाहिर है कि हौल उठते होंगे ना, परेशान होते होंगे। तो वो परेशान हो के फिर उन्होंने वो कारगर नुस्खा, देखिए इलेक्शन जब होता है ना, इलेक्शन में सियासतदान वादे करते हैं, सियासतदान जो है वो सब दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। कोशिश होती है उनकी कि जो नहीं भी हो सकता वो भी प्रॉमिस कर लो। जी, जैसे मियाँ साहब ने लास्ट कैंपेन में जहाँ भी गए थे मोटरवे बांटी थी, बुलेट ट्रेन बांटी थी, मांगो क्या मांगते हो का नारा लगता होता था। हाँ, तो वो जाहिर है कि ये करते हैं, सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। हर जमात अपना मंशूर देती है, अपने अज़ाइम सामने रखती है, लेकिन फिर वो जो एंडोर्समेंट्स जिस किस्म की मियाँ साहब ने ना दोबारा वापस लेके आए, क्योंकि मियाँ साहब को एक बात समझ आ गई है कि उनका बयानिया खो गया। सही। और वो बयानिया की तलाश में अब दोबारा उस दीवार से टक्करें मारने जा रहे हैं, जिस दीवार से टक्कर मारने से बंदे का अपना सिर्फ सर फटता है और दीवार को कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है।
18 सितंबर की तकरीर आपको याद है, उसमें उन्होंने जो फरमाया था कि एहतसाब सबका अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हाँ, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, मियाँ साकिब निसार, उसके अलावा आसिफ सईद खोसा, जस्टिस पनामा वाला बेंच, सबका उन्होंने चार्जशीट करके कहा था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जाके उनको बताया, फिर उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अब उनको ये यहाँ पर आके समझ आ गई है कि जब भाई ये जो है ना कि मैं आटा कितने का था, बिजली कितने की थी 2017 में, और भाई महंगाई एक ग्रोइंग फिनोमिना भी तो है ना पूरी दुनिया में। उतरने के बाद गहराई का आइडिया हुआ। हाँ, ये तो आप ये करें ना कि 2017 में इंडिया में इतने का था, हमारे पास इतना था, और फिर रेशो और तनासुब निकाल के बताएं। अदरवाइज जो है वो फिर 1983 में कितने का था, 1963 में कितने का था, उस वक्त का कोई बंदा जिंदा उसे ढूंढ के ला के उसको बिठा देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में कितना था ये भी हाँ, लोग जो है वो इन सवालों को नहीं सुन रहे जी, इन बातों को नहीं सुन रहे। लोग चाहते हैं कि आप जवाब दें या काउंटर नैरेटिव दें या उनको कन्विंस करें या उनको दलील दें। जो सवाल इमरान खान ने खड़े किए हैं, जो सवालात तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने खड़े किए हैं जी, आप उनका जवाब दें, उस पर सेटिस्फाई करें तो लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर दूसरा तरीकाकार है जो मियाँ साहब ने, जो दूसरा तरीकाकार होता है कि आप यार एक नई लड़ाई का आगाज़ कर दो ना, हाँ, दरमियान में वो दोबारा से तवज्जो ही सारी हटा दो। अच्छा, अजीबो गरीब बात है मियाँ साहब मजामत अब तो ये जोक लगता है, ठीक है ना। तो मियाँ साहब ने क्या जनाब गुफ्तगू फरमाई वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बिट है, ये पहले भी कह चुके हैं जी, लेकिन आज हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। नहीं पहले को उस तरह नोटिस भी नहीं किसी ने किया। हाँ, लेकिन हम आज उसके ऊपर ना बात करना ज़रूरी है जो चाइना के मुतल्लिक है। लाहौर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है, अच्छा मुझे आपका इसके ऊपर ट्वीट बड़ा अच्छा लगा जी, आपका ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त था, वो आप अपना ट्वीट भी बताइएगा। लाहौर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि हमें बताया जाए 93 और 99, 93 और 99 में क्यों निकाला। ये इनको खुद नहीं पता। मैंने जो ट्वीट की थी कि ये बार बार कहते हैं मुझे क्यों निकाला, और फिर हमें ये सबक मुस्लिम लीग नून पढ़ाती है कि ये आएंगे और इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, मसाइल से निकाल लेंगे। जिस बंदे को ये नहीं पता कि उसे क्यों निकाला, वो इस मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालेगा। मैंने कहा फिर एंड पे वो जाने तालियां यही हो सकता है। अच्छा, मियाँ साहब कहते हैं क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। अच्छा, वो पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास से खिताब कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि हम नज़रों से ओझल लेकिन दिल के बहुत करीब रहे हैं। अपने उनको लोगों से कह रहे थे, अपने किसी दोस्त और साथी को भूला नहीं, हमेशा याद रखा। आज भी दुआ है कि अल्लाह इस कौम को मुश्किलात से निकाले। उन्होंने कहा कि कौम ने पिछले 4 साल बहुत मुश्किल दौर देखा। हमारे दौर में मईशत बेहतर और तरक्की उरूज पर 16 माह इसमें शहबाज शरीफ के थे, पूरा 1 साल शाहिद हकान अब्बासी का यानी मुस्लिम लीग नून और उरूज पर थी। और हमारे दौर में हर लिहाज से मुआशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ किरदार ऐसा है जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। उन्होंने कहा कि कौम इदराक करे, मुआशी बेनज़मी 2019 से शुरू हुई और 2022 तक मुल्क में हर चीज़ का भट्टा बैठ गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनकी आंख खुल गई। उसके बाद लोगों ने याददाश्त जो है उसको ख़त्म करने वाले टीके लगवा लिए। कोई ऐसा कोई मंतर शंतर फूंक के उनके ऊपर फेंक दिया गया कि जिसके बाद जो तबाही और बर्बादी शहबाज शरीफ के, जिसमें नवाज शरीफ फैसले कर रहे थे, उसमें हुई है, वो तबाही और बर्बादी तो यानी अनप्रेसिडेंटेड है। वो केस स्टडी के तौर पे पूरी दुनिया में पढ़ाई जानी चाहिए कि जब आप हुकूमत में हो तो आपने क्या क्या नहीं करना, किस तरह परफॉर्म नहीं करना। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 4 साल हैं इसमें इमरान खान के आप फिगर्स उठाएं कि इमरान खान ने कर्जा लिया को 18,000 अरब का जी, और इन्होंने 19,000 अरब लिया 16 महीने में। अच्छा, ये 16 भी नहीं, उसके बाद ज़्यादा हो गया। और इमरान खान ने कर्जे वापस भी किए। ये उसमें 1 महीने पहले का फिगर है, 1 महीने पहले का फिगर है वो। उसके बाद एडिड फिगर मैं चेक कर लूँगा, लेकिन उनसे 1,000 अरब ज़्यादा लिए। और ये कहते हैं जनाब, इनकी गुफ्तगू सुने आगे। अच्छा, कहते हैं 2013 से 2017 तक हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। अच्छे भले लोगों को निकाल कर मुल्क अनाड़ी के हवाले किया गया। 17 में बातें शुरू हो गई थी कि अगली मुद्दत भी नून लीग जीत रही है। मुझे कहा गया था कि कह दें लोड शेडिंग 6 माह में ख़त्म कर देंगे। मैंने जवाब दिया 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो सकती, कैसे कह दूँ। मैंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे साख ख़राब हो।
मैंने इलेक्शन मुहिम में कहा कि 5 साल में लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। मैं कौम के साथ धोखा, फरेब और फ्रॉड नहीं करना चाहता था। मियाँ साहब ये जो कह रहे हैं, जो उनका ख्याल है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जिससे साख ख़राब हो। आज पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मैं जनाब सियासत और सियासी फ़ायदे के लिए झूठ नहीं बोलता। तो मैंने आपको याद है, मैंने कहा था कि ये 13-14 बातें, इनमें सच बोल दें मियाँ साहब, ज़रा हमें भी मज़ा आए, हमें भी ज़रा बताएं ना कि किस तरह से हमारे पास भी चेक वेरा मुशर्रफ वाले दौर में गए कैसे थे, और वो जो इधर आ गए थे वादे की, कौन था गारंटर इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे थे, भाईजान आप ये लिख के दे के गए। हाँ, वापस कैसे आ गए थे। तो ऊफा में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, खटमंडू में क्या हुआ था। आज भी उन्होंने 2 वज़ीर आज़म का जिक्र किया। मैं पाकिस्तान में लेके आया। लंदन में क्या हुआ था, डॉक्टर साहब के फार्म हाउस के ऊपर क्या हुआ था, कितनी मुलाकातें आपकी। एवन फील्ड अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम में वो अखरोट फांकते हुए क्या हुआ। ये आपने बहुत नजर रखी हुई। हाँ बिल्कुल रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद वो बताए ना ये सारी कहानी। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल वो बच्चे बचपन में कैसे अरबपति बन गए थे, वो उसका सबसे बड़ा। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं ना कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे साख खराब हो, तो मियाँ साहब बताएं ना, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया किधर गया, कहाँ है वो सारी कहानी है। उसके ऊपर एक हैवी पॉम पड़ा, वो दब गया। हाँ, वो इस्टेब्लिशमेंट और वो सारी कहानियाँ जो सुनाते थे, गायब सॉफ्टवेयर, जनरल बाजवा का नाम भी नहीं लेते आप, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा, मैंने इलेक्शन मुहिम में कहा धोखा और फ्रॉड नहीं करना चाहता था। आगे कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हर दफ़ा हमने अच्छे काम किए, लेकिन हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। अच्छा, ये ना मियाँ साहब को ना सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि आप अच्छे काम करते हैं और लोग इतने बुरे हैं कि आपको निकाल देते हैं। ज़माना आपके साथ ऐसा अन्याय करता है कि आपको निकाल देते हैं। 99 में मुझे बिल्कुल याद है कि जब ये हुआ था, इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, लोगों ने बाकायदा मिठाइयाँ बांटी थी, ढोल बजे थे। हमें भी याद है बहुत अच्छे से। और अब मियाँ साहब तब अब 2/3 मेजॉरिटी का दावा करके आए थे और लोगों ने ढोल बजाए थे। कैसे देखें इनकम्बेंसी फैक्टर कितना मैटर करता है। इस दफ़ा तो लोगों ने वो भी बॉदर नहीं किया था। हाँ, बहरहाल जनाब वो आगे कहते हैं कि मुझे पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला गया। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, वो फैसला भी हमारा सही था। मुल्क की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटते। हमने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान मजबूत हो गया। आज किसी की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े या मैली आँख से देखें। हमने मुआशी, दिफा और खारजा हर फ्रंट पर कारकर्दगी दिखाई। हमारे दौर में भारत के 2 वज़ीर आज़म मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए। मोदी का ऑफिशियल विजिट था? मोदी का ऑफिशियल विजिट तो नहीं था, उस विजिट की भी कहानी सुनाई ना मियाँ साहब। हाँ, सच बताएं कैसे हुआ था। आपके बगैर वीज़े के आप उनको अपने घर ले गए। आपके फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो इस्लामाबाद क्लब में गोल्फ खेल रहे थे जी, और उनको पता चला, फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इतनी देर के बाद नरेंद्र मोदी, इंडिया का वज़ीर आज़म, लैंड कर रहे हैं लाहौर में। पहुँचे और वो अपनी गोल्फ की किट और सामान लेके भागते भागते, हाँफते काँपते जिस तरीके से गए हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, भी आपको उसकी कहानी सुनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कितना इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके वज़ीर आज़म का दौरा हो रहा है ना, आपका सेक्रेटरी खारजा लूप में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, कोई भी नहीं था लूप में। नरेंद्र मोदी लैंड कर, लाहौर एयरपोर्ट तक लूप में नहीं था, कोई भी नहीं था ना, तो किस तरीके से आए। अच्छा, अब बता देंगे जो दौरों की बात करते हैं ना कि फ़लाँ आया हमारे दौर में। शहबाज शरीफ आए 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल के बाद से अभी तक 9 अगस्त तक शिकार करने के लिए जो आए अरबी जो गल्फ से लोग आए, उनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कौन आया पाकिस्तान में। आखिरी इंटरनेशनल इवेंट हुआ था मार्च 2022 में, जो OIC का CFM हुआ था। उसके बाद जो आपने सबसे बड़ा बंदा जिसको होस्ट किया ना, जिसके लिए इन्होंने इश्तिहार लगाए हैं, रिस्पेक्टेड ऑब्वियसली, जाहिर है कि पाकिस्तान के कोई भी दोस्त मुल्क का कोई भी बंदा आएगा, लेकिन जो आपने बोस्ट अबाउट किया, आपने कहा कि जनाब इश्तिहार लगे हुए थे पूरे पेज के, हाफ पेज के। नहीं तो इन्होंने कोई भी ड्रामा किया था, UAE के सदर इधर आ रहे हैं, वाइस, हाँ नहीं, वो फिर उनका वेदर ख़राब हो गया और वेदर बिल्कुल ठीक था। हाँ, उसकी कहानी भी एक, वो हमने वैसे मुझे याद आ गया एक दफ़ा। हाँ, मोहम्मद बिन जायद, जी, वो शिकार करने के लिए इस्लामाबाद में लोकल छुट्टी कर दी थी। हाँ, छुट्टी अनाउंस हो गई थी सब कुछ, लेकिन जो चाइनीज़ वाइस प्राइम मिनिस्टर आए, ही वाज चाइनीज़ नंबर 4। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, 3 प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद वाइस प्राइम मिनिस्टर, ही केम टू पाकिस्तान। और यहाँ पर आपने जनाब इस तरीके से वो किया था। नहीं, रेड कारपेट देना मेहमान को ये एक अलग बात है, लेकिन उसको इस तरीके से करना कि जनाब जैसे कोई बहुत
बड़ी अचीवमेंट हो गई है, आई एम सॉरी। तो 50 साल थे ना। तो वो भी मियाँ साहब का फैक्टर ने कितना काम किया वो सबको पता है। अच्छा, कहते हैं अब हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करने हैं, हमें अपने मामलात ईरान और चीन के साथ भी मज़ीद बेहतर करने हैं। पीसफुल नेबरहुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी ये शुड डू। वही पीसफुल नेबरहुड है जो उन्होंने, जो डॉक्टर फैसल ने दिया था इन्हें। हाँ, उन्होंने बताई थी। अच्छा, नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पहले लोड शेडिंग का मसला था, अब पीटीआई ने बिजली की कीमतों का भी मसला पैदा कर दिया है। आज गरीब आवाम की सारी तनख्वाह बिजली के बिल पर लग जाती है। फिर साथ उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान के साथ ये जो सलूक किया, जिन लोगों को मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया, उनका मुहासबा होना चाहिए, बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। शुरू ये हमारा मुल्क होना है, चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है, कम से कम हम उनके लिए अच्छा मुल्क छोड़ के जाएं। मियाँ साहब, सबसे आसान तरीका ये है, छोड़ के जाने की फिर बात कर रहे हैं। सबसे हाँ, सबसे आसान तरीका ये है कि अपने मंशूर में लिखें कि ये हैं वो लोग, इनका एहतसाब करूँगा मैं इक़्तिदार में आके। एजेंडा दें अपना। आपके लोग हमें बताते रहें कि जनरल बाजवा जो हैं वो मोजिब हैं इसका सबका। और जो लोग जो हैं जिनके आप नाम लेते रहे हैं, जो आपने 18 सितंबर की तकरीर में कहा था, उन्हीं लोगों के हवाले से आप एलानिया पॉलिसी देना कि आप इक़्तिदार में आएंगे। जब टॉक शो में आते हैं आपके लोग, हम उनसे इसके ऊपर सवाल करते हैं कि आप ऐसा कुछ करेंगे, तो वो बाएं बाएं शाएं गायब हो जाते हैं। आप ये फरमाते हैं, आप उसके अगले दिन अपनी वजाहतें दे रहे होते हैं। तो पहले ख़ुद तो क्लैरिटी लाएं ना अपने अंदर कि आपने ये करना है या नहीं करना। अगर आप ये सिर्फ इस वजह से कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं तो सुन लें, तो लोगों ने आपकी वोट को इज्जत भी देख लिया है, आपका सिविल सुप्रीमेसी का ढोंग भी देख लिया है, आपकी जमहूरियत पसंदी, आइन पसंदी भी देख लिया है। तो आप खुले होके आ जाए ना सामने जी। क्या आपने जनाब गोदी में बैठ के उंगली पकड़ के इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचना है? ऐलान करें उसको, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये कहानियाँ सुना के आई डोंट थिंक पीपल आर गोना बाय दिस। भारत मुल्क छोड़कर जाएंगे, ये उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर उन्होंने इसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक बात फरमाई। उन्होंने बताया अपनी, यानी कि जिस तरह होता है ना कि अपनी एंडोर्समेंट्स के लिए जी। आपको पता है पिंडी की एक बड़ी मशहूर लड़ाई है जी। कौन सी? ये साथ ही है चांदनी चौक। जी। चांदनी चौक पे जाए ना तो वहाँ पे 2 दुकानें, असली मामू बर्गर। हाँ, बर्गर की 2 दुकानें। दोनों सगे भाई जो हैं। नहीं, सगे भाई नहीं है यार, खुदा अच्छा। ऑफ करे यार, वो किसने कहा सगे भाई है? वैसे मशहूर यही अब 2 भाई हैं। नहीं, ये भी एक अब आपकी कहानी है ना, मेरी नहीं, ये तो ज़माने की कहानी है ना। छोड़े ना, मिथ्स तो बहुत है, कहानियाँ। वो कारीगर था उनके पास। अच्छा। हाँ, वो कारीगर था, तो कारीगर बनाता था, तो कारीगर ने साथ अपनी लगा ली, वो भी मामू बर्गर हो गया, वो भी मामू बर्गर हो गया, और सब 2 मामू बना दिया। अब 2 मामू बर्गर बन गए। 2 मामू बर्गर ने, हमारी कोई फ्रेंचाइज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फलाने कोर्ट से हमारे हक में फ़ैसला आ गया। वो भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह फलाने कोर्ट से फ़ैसला आ गया, वो ISO सर्टिफाइड है फलाने का। अपने एंडोर्समेंट्स लेते हैं ना। तो मियाँ साहब भी अब अपने लिए आजकल एंडोर्समेंट्स इकट्ठी कर रहे हैं ना, कि फ़लाँ ने भी कह दिया, फ़लाँ ने ये कहा था, फ़लाँ मेरे बारे में ये ख्यालात रखता है। तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं तो वज़ीर आज़म था और चीन के सदर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये गिफ्ट है आपके लिए CPAC। अच्छा। हाँ, ये तोहफा है आपके लिए। इतनी रोड्स और इतने मियाँ साहब इकोनॉमिक, तोहफा जेब में डालें, तोहफा जेब में डालें और चले जाएं ना, मतलब तोहफा। उनका बस नहीं चला, वैसे वो ले भी जाते हैं इसको। आपकी वजह से। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं। मियाँ साहब आप जो कहानी सुना रहे हैं ना, उसका मतलब ये है, क्योंकि ये हमें पता है कि जो CPAC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ओबॉर का। ओबॉर जो है वो $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है, 1 बेल्ट एंड 1 रोड, जिसको BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। तो जो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, मियाँ साहब ये बता रहे हैं कि वो ये पूरा ओबॉर ही फिर शायद उन्हीं के लिए बना है। हाय हाय, कितने लकी, क्योंकि वो हिस्सा तो CPAC जो है वो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना। कनेक्टिविटी, जो ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी के लिए जो पाकिस्तान का रास्ता है, उसको CPAC कहा जाता है। बिल्कुल। अब मियाँ साहब हमें ये बता रहे हैं कि जो 65 मुल्कों के ऊपर फैला हुआ दुनिया की कोई तकरीबन आप समझ लें कि आबादी के एतबार से कोई मैं आई डोंट वांट टू कोट अ रॉन्ग फिगर, लेकिन 65 मुल्कों में आप सोच लें कितनी आबादी होगी। और 5 बर्रे आज़मों पर फैला हुआ प्रोजेक्ट, सिर्फ चाइना ने पूरी दुनिया में सड़कों का जाल, नवाज शरीफ साहब के लिए शिपिंग लाइंस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मियाँ साहब को गिफ्ट करने के लिए बनाए थे। ये तो हमें अब पता चला, ये तो हमें पता ही नहीं था।
बाय डिफॉल्ट एनीवन, कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता, उसी ने उसको देखना था ना, उसी ने उसको साइन करना था। आपका इसमें कौन सा विजडम है, कौन सा विजडम है? वो जिस तरह नरेंद्र मोदी कहता नहीं, मेरा रॉ विजडम था। हाँ, विजडम। अब वो जा को जो है ना जा बोलते हैं, इस वजह से। तो मियाँ साहब जो बता रहे हैं ना कि ये हम वो था, अब ये इनकी एक अजीब लड़ाई है। आपको तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक दिन दावा कर दिया, उन्होंने कहा कि CPEC का आइडिया मैंने दिया था चीनियों को। वाह वाह वाह। और बिलावल हमेशा से ये दावा करते हैं उसमें कि सलीम जरदारी साफी भी, ने- आपको पता है सलीम साफी भी सर पकड़ के बैठ गए थे। उन्होंने सलीम साफी ने कुछ लोगों से सवाल किया कि ये हल करवाए, मौलाना कहते हैं कि मैंने आइडिया दिया। मौलाना का क्लेम खत्म करो। सरदारी साहब कहते हैं कि मैंने आइडिया दिया था। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, मुशर्रफ ने शुरू किया था। नहीं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर जो बड़ी सीरियस डिस्कशन शुरू हुई थी ना, बकौल एम्बेसडर गालिब इकबाल, हु वाज पार्ट ऑफ द मीटिंग, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो फर्स्ट सीरियस डिस्कशन थी वो आसिफ अली जरदारी के वक्त में हुई थी, अच्छा, मुशर्रफ कि जिसमें ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आ रहा था और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज होके, चैनलाइज होके वो चल रही थी। बाकी हर चीज़ ऑन पीस ऑफ पेपर और वो सब कुछ आ चुकी थी। मियाँ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। बहरहाल ये जो क्रेडिट लेने वाली कहानी है ना, और ये कि तोहफा दिया था मुझे, ये आपको जाके शी जिनपिंग को बता देना कि वो कहते हैं ये तो गिफ्ट है जो मुझे दिया था। तो ये कहानियाँ पाकिस्तान को चाहिए नवाज शरीफ साहब को चाइना को गिफ्ट कर। कहानियाँ बहरहाल देखें, मेरी बात सुने कि मीठा जो है ना वो मियाँ साहब ने वो दबा के अब डालना शुरू कर दिया। और मीठा तेज़ करने की वजह ये है कि हालात जो हैं वो उनकी पार्टी के भी और उनके भी अवामी सतह के ऊपर कंट्रोल में नहीं है। उन्हें रिकैप्चर करना है, रिकनेक्ट करना है, और रिकनेक्ट करना इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। उसके लिए जब तक सिंपैथी आपके लिए डेवलप नहीं होती, और सिंपैथी के लिए जेल जाना पड़ेगा, सिंपैथी के लिए जुल्म सहना पड़ेगा, वो पसंद नहीं है, वो आप कर नहीं सकते, वो VIP हैं, तो वो आप कर नहीं सकते। तो फिर ये असी ना ही समझिए, तो उधर भी फिर ना ही समझो। हाँ। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।